हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो इससे पहले भी मैंने इससे रिलेटेड वीडियो को अपलोड किया हुआ है, जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट बाय विस्कोमेट्री, जो कि बीएससी वालों के लिए है। तो ये एमएससी वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने दो तरीके बताए हुए हैं जिससे आप विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, तो दोनों के लिए ये वीडियो एप्लीकेबल है, दोनों ही देख सकते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा टॉपिक। ओके, तो मॉलिक्यूलर वेट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द विस्कोसिटी ऑफ अ पॉलीमर सॉल्यूशन। ओके, तो मॉलिक्यूलर वेट को हम विस्कोसिटी ऑफ द पॉलीमर सॉल्यूशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। द बिगर पॉलीमर्स मॉलिक्यूल मेक्स सॉल्यूशन मोर विस्कस दैन स्मॉल वंस टू। तो जो आपके बिगर मॉलिक्यूल्स होंगे पॉलीमर के, वो सॉल्यूशन को ज़्यादा विस्कस बना देते हैं देन द स्मॉलर वन। ओके, द मॉलिक्यूलर वेट ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग द विस्कोसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम ईदर द नंबर एवरेज और द वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो जो हम मॉलिक्यूलर वेट ऑब्टेन करते हैं बाय मेजरिंग द विस्कोसिटी, वो दोनों से ही डिफरेंट होता है, दैट इज द नंबर एवरेज और द वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, बट इट इज़ क्लोजर टू द वेट एवरेज देन द नंबर एवरेज। लेकिन ये जो आपका विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है, ये किसके क्लोजर रहता है? वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट के देन द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पर मैंने इस तरह से आपको शो किया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा क्या कर रहा है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, और यहाँ पर आपको बताया गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर रहे हैं ऊपर वाली साइड को। तो सबसे नीचे हमारा क्या आ रहा है, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है। फिर इसके नियरर, इसके क्लोजर कौन सा आ रहा है, विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। और फिर इन दोनों से जो हायर है वो कौन है, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। इसमें आपको ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर ये डिपेंड कर रहा है मॉलिक्यूलर वेट। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर नंबर की बात हो रही है, तो इसी का ही क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा रहेगा। वेट एवरेज में हम वेट की बात करते हैं, तो इसलिए ये सबसे नीचे शो किया गया है। विस्कोसिटी में भी हम क्या कर लेते हैं, विस्कोसिटी में हम नंबर के बारे में मेजर करते हैं कि कितना नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल गया है सॉल्वेंट में, जिससे कि उसकी विस्कोसिटी बढ़ी है। तो इसलिए ये थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन क्लोजर है फिर भी वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट के। ओके, higher molecular weight polymers greatly increase the viscosity of liquids in which they are dissolved। तो higher molecular weight polymer जो होते हैं वो increase कर देते हैं viscosity of liquid। किसी भी liquid में अगर आप higher molecular weight polymer को डाल दोगे तो उसकी जो है viscosity बढ़ जाती है। The increase in viscosity is caused by strong internal friction between the randomly coiled and swollen macromolecules and the surrounding solvent मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर जो विस्कोसिटी है वो किस वजह से बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग इंटरनल फ्रिक्शन होती है किसके बीच में, जो आपका पॉलीमर है वो एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, तो वो रैंडमली क्वाइल्ड रहता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। एंड सोलन मैक्रोमॉलिक्यूल, जो कि हमने पॉलीमर सॉल्युबिलिटी में देखा था कि हमारा जो पॉलीमर है वो किसी भी सॉल्वेंट में डिजॉल्व होने से पहले क्या करता है, स्वेलअप करता है, बाद में वो डिजॉल्व करता है। पहले वो एब्जॉर्व कर लेता है सॉल्वेंट को अपने में, फिर बाद में वो उसमें डिजॉल्व होता है। तो इसलिए स्वलन हो रहा है, वो ऊपर से वो रैंडमली क्वाइल्ड है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो रही है किसके सरफेस में, सॉल्वेंट और पॉलीमर सॉल्यूट के सरफेस में, जिस वजह से क्या हो रही है, वहाँ पर विस्कोसिटी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि ये जो हमारा पॉलीमर है, पॉलीमर सॉल्यूट है, वो ब्लॉक कर दे रहा है आपके छोटे छोटे लिक्विड मॉलिक्यूल्स की मूवेबिलिटी को। ओके, क्योंकि पॉलीमर बहुत बड़ा है और इसने ब्लॉक करके रख दिया है उसकी मूवेबिलिटी को भी, तो इस वजह से वहाँ पर विस्कोसिटी इंक्रीज कर गई आफ्टर एडिंग द पॉलीमर सॉल्यूट इन द प्योर सॉल्वेंट एंड द सराउंडिंग सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो उनके बीच में क्या बढ़ रही है, फ्रिक्शन बढ़ रही है। पॉलीमर्स आर यूज्ड एज थिकनर्स इन थिंग्स लाइक शैम्पू एंड इवन आइसक्रीम। तो पॉलीमर को एक तरह से थिकनर की तरह यूज किया जाता है शैम्पू एंड इवन आइसक्रीम्स में। थिकनिंग इफेक्ट कैन बी यूज टू एस्टिमेट अ पॉलीमर्स मॉलिक्यूलर वेट। अब ये जो थिकनिंग है ये आपको एस्टिमेट दे सकती है पॉलीमर के मॉलिक्यूलर वेट का, क्योंकि थिकनिंग कौन बढ़ा रहा है, आपका पॉलीमर सॉल्यूट बढ़ा रहा है। तो जितना ज़्यादा पॉलीमर सॉल्यूट होगा उतनी ही ज़्यादा थिकनिंग होगी, तो उससे आपको आसानी से
मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाएगा पॉलीमर का। ओके, व्हेन अ पॉलीमर हैज़ अ हायर मॉलिक्यूलर वेट, जब आपके पॉलीमर का हायर मॉलिक्यूलर वेट रहता है, हैज़ अ बिगर हाइड्रोडायनामिक वॉल्यूम, तो उसका हाइड्रोडायनामिक वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा रहता है। अब हाइड्रोडायनामिक वॉल्यूम क्या रहता है? दैट इज़ द वॉल्यूम दैट द कॉइल्ड अप पॉलीमर टेक्स अप इन सॉल्यूशन। ये वो वॉल्यूम होता है जो आपका कॉइल्ड अप पॉलीमर ले लेता है सॉल्यूशन में। मतलब कि एक तरफ आपका पॉलीमर सॉल्यूट है, दूसरी तरफ आपका क्या है? प्योर सॉल्वेंट है। तो प्योर सॉल्वेंट में आप क्या डाल रहे हैं? पॉलीमर सॉल्यूट को डाल रहे हैं, तो वो एक क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। तो उस पूरे सॉल्यूशन में किसका पार्ट मैक्सिमम है? आपके पॉलीमर सॉल्यूट का हाइड्रोडायनामिक वॉल्यूम, मतलब कि इसने मैक्सिमम जो हिस्सा है आपके प्योर सॉल्वेंट का वो कंटेन करके रखा है, तो उसको आपने क्या बोला? हाइड्रोडायनामिक वॉल्यूम। तो जिसका पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा रहेगा, जितना ज़्यादा आपका पॉलीमर का हायर मॉलिक्यूलर वेट रहेगा, उतना ही ज़्यादा उसका क्या रहेगा? हाइड्रोडायनामिक वॉल्यूम रहेगा। बीइंग बिगर द पॉलीमर मॉलिक्यूल्स कैन ब्लॉक मोर मोशन ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो आपके बिगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं मोशन किसका? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। उनमें क्या हो जाती है? फ्रिक्शन कॉज हो जाती है, जिसकी वजह से विस्कोसिटी बढ़ जाती है, और ये इनके मोशन को भी क्या कर देते हैं? स्लो डाउन कर देते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के। मेजरिंग पॉलीमर सॉल्यूशन विस्कोसिटी। अब आप किस तरह से पॉलीमर के सॉल्यूशन की विस्कोसिटी को मेजर करेंगे? अगर आप विस्कोसिटी से एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे हैं पॉलीमर का कि कितना चेंज आया आफ्टर एडिंग द पॉलीमर सॉल्यूट इन द प्योर सॉल्वेंट, पहले आप प्योर सॉल्वेंट की क्या करोगे? विस्कोसिटी चेक करोगे। तो यहाँ पर वी लेट दी पॉलीमर सॉल्यूशन फ्लो थ्रू अ ट्यूब लाइक दिस। तो इस तरह से आपके पास एक ट्यूब होती है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट आप करते हो तो आपके पास इस तरह से एक ट्यूब रहती है जिसमें आप क्या करते हो? पॉलीमर सॉल्यूशन को फ्लो करवाते हो। एंड वी रिकॉर्ड द टाइम इट टेक्स द लेवल ऑफ द फ्लूइड टू ड्रॉप फ्रॉम लाइन ए टू बी। लेवल ड्रॉप वुड बी टू फास्ट टू मेजर विथ स्टॉप वॉच। तो यहाँ पर क्या रहता है? आपके पास एक पॉइंट ए है और एक बी है, तो यहाँ से आप क्या करोगे? पॉलीमर सॉल्यूशन को डालोगे, ठीक है। तो कितने जल्दी वो ए से बी तक पहुँचा, ठीक है। अगर वो थोड़ा बहुत ज़्यादा फास्टली यहाँ तक पहुँच रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर पॉलीमर जो है, पॉलीमर सॉल्यूट की मात्रा जो है प्योर सॉल्वेंट में बहुत ही कम है। इस वजह से वो बहुत जल्दी फ्लो कर गया यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि वो लेस विस्कस है। लेकिन अगर पॉलीमर सॉल्यूट ज़्यादा रहेगा प्योर सॉल्वेंट में, तब ए टू बी पॉइंट में आने पर उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी बढ़ चुकी है। और जो विस्कस फ्लूइड होते हैं वो लेस फ्लोई होते हैं, यानी कि बहुत ही धीरे धीरे वो फ्लो करते हैं। जैसे कि आपका हनी हो गया, वो क्या है? विस्कस है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या रहेगा? आपका जो सॉल्यूशन है बहुत जल्दी ड्रॉप कर जाएगा, क्योंकि इसमें आपने बहुत थोड़ा सा सॉल्यूट डाला है चेक करने के लिए कि पॉइंट ए टू बी में कितने फास्टली जो है आपका लिक्विड पहुंचेगा। तो वो बहुत फास्ट होगा, तो इसको आप किससे मेजर करोगे? बाय स्टॉप वॉच। वी मेजर इफ्लक्स टाइम्स फॉर सॉल्यूशंस ऑफ अवर पॉलीमर सॉल्यूशन, ठीक है। किसकी बात हो रही है? पॉलीमर सॉल्यूशन की बात हो रही है। एट वेरिंग कंसंट्रेशंस, ठीक है। हम क्या करेंगे? इफ्लक्स टाइम, इफ्लक्स टाइम यानी कि कितने टाइम में आपका जो पॉलीमर सॉल्यूशन है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी उस ट्यूब में गया, ठीक है। उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे? इफ्लक्स टाइम बोलोगे, और उसको आप नोट करोगे। एट वेरिंग कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किसकी देखी जा रही है? सॉल्यूट की। वेरिंग कंसंट्रेशन में मतलब कि आप डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन डालोगे पॉलीमर सॉल्यूट की इन दी प्योर सॉल्वेंट। पहले थोड़ी कम, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, तो जिससे आपको टाइम का पता चलेगा कि कितना ज़्यादा विस्कस आपका विद टाइम वो प्योर सॉल्वेंट बन रहा है आफ्टर एडिंग द मोर एंड मोर पॉलीमर सॉल्यूट इनटू द प्योर सॉल्वेंट। ओके, तो इस तरह से आप उसमें इफ्लक्स टाइम को नोट करते जाओगे विद वेरिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। वी ऑल्सो फॉर कंपेरिजन मेजर द इफ्लक्स टाइम ऑफ द प्योर सॉल्वेंट विद नो पॉलीमर डिजॉल्व्ड इन इट। और हम क्या करेंगे? इफ्लक्स टाइम ऑफ प्योर सॉल्वेंट भी देखेंगे जब इसके अंदर किसी भी तरह का आपका क्या रहेगा?
पॉलीमर डिसॉल्व नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको प्योर सॉल्वेंट का इफ्लक्स टाइम भी देखना है और फिर आफ्टर एडिंग द वेरिंग कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीमर सॉल्यूट इनटू द प्योर सॉल्वेंट, उसका भी आपको इफ्लक्स टाइम को नोट करना है। ठीक है, अलग अलग आप क्वांटिटी में पॉलीमर सॉल्यूट को ऐड करते जाओगे प्योर सॉल्वेंट में और उसका भी आपको इफ्लक्स टाइम को नोट करना है, जिससे आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि कितना चेंज आ रहा है, कितना विस्कोसिटी में चेंज आया। प्योर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी कितनी थी और आफ्टर एडिंग पॉलीमर सॉल्यूट उसकी विस्कोसिटी में कितना कितना चेंज आता रहा। इफ्लक्स टाइम ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इफ्लक्स टाइम जो प्योर सॉल्वेंट के लिए होगा उसको आप डिनोट करोगे टी नॉट से। The first thing we do is calculate the viscosity of the polymer solution to the viscosity of the pure solvent. हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे viscosity of the polymer solution to the viscosity of the pure solvent. एक तरफ हम प्योर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी को देखेंगे और दूसरा हम पॉलीमर सॉल्यूशन की विस्कोसिटी को नोट कर लेंगे। We do this by taking the efflux time of the polymer solution at a given concentration T. अब हमने क्या कहा कि इफ्लक्स टाइम से हमें पता चल जाएगा कि पॉलीमर की विस्कोसिटी किस तरह से चेंज कर रही है, तो हम इफ्लक्स टाइम ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन लेंगे एट गिवन कंसंट्रेशन टी। मतलब कि आपके पास कंसंट्रेशन दी हुई होगी सॉल्यूट की कि आपने इतनी कंसंट्रेशन में पॉलीमर सॉल्यूट ऐड किया हुआ है उस प्योर सॉल्वेंट में, तो वो आप कंसंट्रेशन को यहाँ पर मान के चलो टी है हमारे पास एंड डिवाइडिंग इट बाय टी नॉट, और आप इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे बाय टी नॉट, मतलब कि प्योर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी से द इफ्लक्स टाइम फॉर द प्योर सॉल्वेंट। ओके, तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा दिस गिव अस रिलेटिव विस्कोसिटी। ये हमें क्या दे देगा, रिलेटिव विस्कोसिटी। विस्कोसिटी आ गई आपके पास किसके बीच में, with the efflux time of solution divided by efflux time of solvent. Are going to look at the difference in the efflux times of the solution and the pure solvent. अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने एक के लिए ले ली, ठीक है, ये आपके पास आ गई रिलेटिव विस्कोसिटी, मतलब कि आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो कि कितना चेंज आ रहा है जब आप पॉलीमर सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं प्योर सॉल्वेंट में। ये तो हमने एक के लिए ले ली, एक कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है, एक बार आपने उसमें पॉलीमर सॉल्यूट को ऐड किया हुआ है, तो ये आपको एक तरह से रिलेशन मिल गया, आप रिलेट कर पा रहे हो कि इतना डिफरेंस आ रहा है दोनों की विस्कोसिटी में, तो ये बन गई आपकी रिलेटिव विस्कोसिटी। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस इन द इफ्लक्स टाइम्स ऑफ द सॉल्यूशन एंड द प्योर सॉल्वेंट। अब हम डिफरेंट तरीके से इस चीज़ को इफ्लक्स टाइम को नोट करेंगे। किस तरह से, मतलब कि हम थोड़ा थोड़ा उसमें ज़्यादा करके क्या ऐड करते जाएंगे, पॉलीमर सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे आपके प्योर सॉल्वेंट में और इफ्लक्स टाइम को नोट करते जाएंगे कि कितना ज़्यादा वो विस्कस होता जा रहा है विद एडिंग द डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीमर सॉल्यूट रिलेटिव टू इफ्लक्स टाइम ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो अब इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, टी माइनस टी नॉट, जो कि आपके पास रिलेटिव विस्कोसिटी है, जो कि हमने एक के लिए निकाली थी, डिवाइडेड बाय टी नॉट। बाकी पूरा जो आपका प्योर सॉल्वेंट है उसमें जब आपने डिफरेंट एडिशन करी पॉलीमर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की, डिफरेंट कंसंट्रेशन में आपने उसको डाला, तब आपके पास कितना ये आपके पास विस्कोसिटी आई। तो इस विस्कोसिटी को आप क्या बोलते हो, स्पेसिफिक विस्कोसिटी, जिसको आप ईटा एस पी से डिनोट करोगे, तो ये आपके पास है स्पेसिफिक विस्कोसिटी। वी डिवाइड स्पेसिफिक विस्कोसिटी बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये जो स्पेसिफिक विस्कोसिटी है इसको आप क्या कर दोगे, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन से डिवाइड कर दोगे एंड वी गेट रिड्यूस्ड विस्कोसिटी, और इसको आप क्या बोल दोगे, रिड्यूस्ड विस्कोसिटी बोल दोगे। टोटल विस्कोसिटी चेंज आपको बता रही है। ओके, तो ये आपकी आ गई स्पेसिफिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, मतलब कि कंसंट्रेशन से ही आपको क्या पता चल रहा है, स्पेसिफिक विस्कोसिटी का पता चल रहा है, तो आप कंसंट्रेशन से इसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक विस्कोसिटी है आपके पास विद डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपने स्पेसिफिक विस्कोसिटी में आपको चेंज देखने को मिलता रहेगा। तो ये किसके बराबर है, रिड्यूस्ड विस्कोसिटी के बराबर है। दैट इज़, इस तरह से आप इसको लिख दोगे, ईटा एस पी बाय कंसंट्रेशन इक्वल टू रिड्यूस्ड विस्कोसिटी। रिड्यूस्ड विस्कोसिटी क्या हो गई हमारे पास, रिड्यूस्ड विस्कोसिटी से आपको पता चल रहा है रिड्यूस्ड कम, मतलब कि पहले कितनी कंसंट्रेशन थी, कम थी,
तब आपकी विस्कोसिटी कितनी कम थी, फिर जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती गई तो कितनी ज़्यादा बढ़ती गई। ठीक है, तो अब रिड्यूस्ड विस्कोसिटी आपको कहाँ पर मिल सकती है, सबसे कम विस्कोसिटी आपको कहाँ पर मिल सकती है, वो हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम अगर विस्कोसिटी का पता लगा रहे हैं कि विस्कोसिटी किस पॉइंट पर कितनी थी, तो हमें एक स्पेसिफिक पॉइंट जिसके साथ आप कंपेयर करें वो भी देखना पड़ेगा कि एट स्टार्टिंग कितनी थी। ठीक है, तो रिड्यूस्ड विस्कोसिटी को हम किस तरह से देखेंगे वो अब हम आगे डिस्कस करेंगे। वी गेट अ डिफरेंट रिड्यूस्ड विस्कोसिटी एट ईच कंसंट्रेशन। रिड्यूस्ड विस्कोसिटी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपके पास अभी फाइनल विस्कोसिटी नहीं आई है। ठीक है, तो रिड्यूस्ड विस्कोसिटी मतलब कि आपने पॉलीमर सॉल्यूट को थोड़ा सा डाला तो यहाँ पर कितनी थी, यहाँ पर कितनी, तो इसके कंपैरिजन में ये जो पीछे वाली जो आपकी विस्कोसिटी होगी वो रिड्यूस्ड विस्कोसिटी होगी। तो रिड्यूस्ड विस्कोसिटी विद ईच कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन, पॉलीमर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के हिसाब से आपको बताई जा रही है। तो इसके लिए आपने यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करा, यहाँ पर कंसंट्रेशन बताई जा रही है, तो आपके पास ग्राम्स में सॉल्यूट है पर 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। ओके, यहाँ पर आपकी रिड्यूस्ड विस्कोसिटी है। तो रिड्यूस्ड विस्कोसिटी आप विद कंसंट्रेशन देखोगे तो एक पॉइंट पे यहाँ पर क्या हो रही है, इंटरसेप्ट हो रहा है, ये वाला पॉइंट। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिले, स्लोप लाइन देखने को मिले, जिसको आप एम से डिनोट कर दोगे और इस तरह से आपने इसको शो किया हुआ है कंसंट्रेशन को। तो मतलब कि कंसंट्रेशन की वैल्यू आपके पास दी हुई होगी कि कितना आपके पास पॉलीमर सॉल्यूट था वहाँ पर, तो वो वैल्यू है ये। तो मैंने इस तरह से इसको यहाँ पर शो किया हुआ है। तो यहाँ पर एक तरह से आपको कंसंट्रेशन बताई जा रही है कि कितनी कंसंट्रेशन है पॉलीमर सॉल्यूट की। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर इंटरसेप्ट हो रहा है ये पॉइंट बी है, इसको आपने क्या नाम दे दिया, पॉइंट बी नाम दे दिया, जहाँ पर क्या हो रही है, इंटरसेप्ट हो रहा है। और ये जो इंटरसेप्ट हुआ है, ये यहाँ पर ये जो विस्कोसिटी देखने को मिल रही है, इस विस्कोसिटी को बोला इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। और ये इंट्रिंसिक विस्कोसिटी आपको क्या बताती है, मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज द विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आपको देती है इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। इंट्रिंसिक विस्कोसिटी यानी कि ये आपको पॉलीमर में ये आपको उस पूरे सॉल्यूशन की विस्कोसिटी बता रही है, दैट इज द रिड्यूस्ड विस्कोसिटी विद कंसंट्रेशन, कि कितना कितना चेंज आ रहा है विद कंसंट्रेशन। ठीक है, रिड्यूस्ड विस्कोसिटी में तो आपको फाइनल जो है, फाइनल आपको विस्कोसिटी का पता चल जाएगा। तो उसको क्या बोला, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये इंटरसेप्ट करी है वो है इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, मतलब कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन थी वो ज़ीरो थी, यहाँ पर आपका कोई भी एडिशन नहीं हुई थी पॉलीमर सॉल्यूट की। तो यहाँ पर एक तरह से आपको प्योर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन देखने को, यहाँ पर आपको प्योर सॉल्वेंट की क्या देखने को मिली, विस्कोसिटी। फिर जैसे जैसे ऐड करते गए तो रिड्यूस्ड विस्कोसिटी में किस तरह से रिड्यूस्ड विस्कोसिटी में चेंज आता गया वो बताया गया। तो यहाँ पर जीरो है कंसंट्रेशन इस इंटरसेप्ट पॉइंट पे, जिसको आपने बोला इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। तो इसको कंपेयर करके आप निकाल सकते हो टोटल कितना चेंज आया विस्कोसिटी में। Okay, the intrinsic viscosity is a hypothetical construct as viscosity varying with concentration. The intrinsic viscosity is the hypothetical viscosity at a hypothetical zero concentration. जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जीरो कंसंट्रेशन पर आपको बताई गई है कि यहाँ पर किसी भी तरह की एडिशन नहीं हुई थी उस प्योर सॉल्वेंट में पॉलीमर सॉल्यूट की। तो इस वजह से आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो। तो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी ही आपको क्या बताएगी, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट बताएगी, दैट इज द विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट बताएगी। तो यहाँ पर आपके पास एक कॉमन इक्वेशन रहती है स्लोप लाइन के लिए, स्ट्रेट स्लोप लाइन के लिए, दैट इज वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। तो एम आपके पास स्लोप लाइन है, एक्स आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस है जो कि कंसंट्रेशन को बता रही है, मैंने यहाँ पर लिखा है एक्स एक्सिस क्या बता रही है, कंसंट्रेशन को बता रही है। बी आपके पास क्या है, इंटरसेप्ट है एट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर क्या हुआ है, इंटरसेप्ट हुआ है जो कि बता रहा है आपकी इंट्रिंसिक विस्कोसिटी को। तो यहाँ पर आ गया रिड्यूस्ड विस्कोसिटी इज इक्वल टू, तो आपके पास रिड्यूस्ड विस्कोसिटी किसके बराबर आ गई, अभी मैंने आपको कहा था। तो रिड्यूस्ड विस्कोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, ये कि टोटल फाइनल विस्कोसिटी क्या है प्लस इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। ठीक है, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी जहाँ पर किसी भी तरह की एडिशन नहीं थी वो, और विद
कंसंट्रेशन, यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन बताई गई है। तो विद कंसंट्रेशन कितनी विस्कोसिटी बढ़ी है वो बताया गया, तो उसको प्लस करके आपके पास टोटल क्या आ जाएगी, रिड्यूस्ड विस्कोसिटी आ जाएगी। तो रिड्यूस्ड विस्कोसिटी अगर मैं ओपन करके बताऊँ तो रिड्यूस्ड विस्कोसिटी क्या थी आपके पास, स्पेसिफिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। तो स्पेसिफिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन किसके बराबर आ चुकी है, ये आपकी क्या है, स्पेसिफिक विस्कोसिटी ही तो है ये ना, ठीक है, टी माइनस टी नॉट बाय टी नॉट, जो कि आपको क्या बता रही है, टोटल विस्कोसिटी चेंज। तो वो आ गया ये प्लस इंट्रिंसिक विस्कोसिटी दैट इज एम एक्स प्लस पी। ठीक है, यहाँ पर मैंने दोबारा लिख दिया है एम एक्स प्लस पी, तो वो है आपके पास ये बात, ये आ गई। तो इससे आपको विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट वे है, फर्स्ट वे है आपके पास। सेकेंड वे भी है, इसमें आप किस तरह से निकाल सकते हो। तो लेट्स टेक द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ द रिलेटिव विस्कोसिटी। तो यहाँ पर क्या करते हो, सेकंड वे में आप नेचुरल लॉग ले लेते हो रिलेटिव विस्कोसिटी का एंड डिवाइड दैट नंबर बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन मेजर्ड। और जो भी आपकी कंसंट्रेशन आपने मेजर करी है कि कितना कंसंट्रेशन में आपने पॉलीमर सॉल्यूट को लिया है, उससे आप डिवाइड कर दोगे उसको। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप क्या बोलते हो, इनहेरेंट विस्कोसिटी। तो यहाँ पर नेचुरल लॉग ले लिया आपने रिलेटिव विस्कोसिटी का, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन कर दिया, इसको बोला आपने इनहेरेंट विस्कोसिटी। और आपको पता है कि रिलेटिव विस्कोसिटी क्या होती है, जिसमें टी बाय टी नॉट, यानी कि इफ्लक्स टाइम हम देखते हैं सॉल्यूशन का और सॉल्वेंट का, ठीक है, टी बाय टी नॉट। तो इसका हमने नेचुरल लॉग ले लिया बाय कंसंट्रेशन। तो विद कंसंट्रेशन जितना जितना पॉलीमर सॉल्यूट उतना उतना विस्कोसिटी चेंज, तो वो आपकी क्या बन गई, इनहेरेंट विस्कोसिटी बन गई। तो ये आपके पास दूसरा, तो एक तरह से ये भी रिड्यूस्ड विस्कोसिटी की ही तरह वर्क करेगी। तो जस्ट लाइक रिड्यूस्ड विस्कोसिटी, ये भी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, there's a different inherent viscosity for each concentration you measure। तो inherent viscosity भी different होगी for different concentration। ठीक है, जिस तरह से reduced viscosity different थी for different concentration। तो ये है आपकी inherent viscosity के लिए ग्राफ। तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यहाँ पर इनहेरेंट विस्कोसिटी है, ये आपका इंट्रिंसिक विस्कोसिटी है, यहाँ पर क्या हुआ, इंटरसेप्ट हुआ है, मतलब कि कंसंट्रेशन बिल्कुल ज़ीरो है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको के डबल डैश, यहाँ पर मैंने इस तरह से शो किया हुआ है कि इतना आपको विस्कोसिटी चेंज देखने को मिला। तो इसके लिए भी अगर हम स्लोप लाइन ड्रॉ करें तो वो इस तरह से आ जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस पी, दैट इज इनहेरेंट विस्कोसिटी इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास। ठीक है, विद कंसंट्रेशन ये चेंज आया, तो आप इन दोनों को कंबाइनली लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास दो तरीके हैं, इस तरह से आप विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो। तो दोनों ही, क्योंकि ये दोनों ही रिड्यूस्ड विस्कोसिटी भी और इनहेरेंट विस्कोसिटी भी दोनों ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहे हैं। तो इस तरह से जो आपकी इंटरसेप्ट होगा वो दोनों का एक पॉइंट पर होना चाहिए। तब जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो और आपका इन दोनों का इंटरसेप्ट एक पॉइंट पर आ रहा है, तो मतलब कि आपकी जो रीडिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। और अगर आपको पता लगाना है तो आपका ये जो विस्कोसिटी आई है, दैट इज़ रिड्यूस्ड विस्कोसिटी और इनहेरेंट विस्कोसिटी, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 0.5 तक अगर होगा तो आपकी जो मेजरिंग होगी वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी। तो वो आपको चेक करना होता है। तो इस तरह से ये इंटरसेप्ट है, यहाँ पर ज़ीरो कंसंट्रेशन है पॉलीमर सॉल्यूट की, और विद कंसंट्रेशन ये दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं। तो ये दोनों के लिए ये दो तरीके आपके पास है विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को निकालने के लिए। तो जैसे ही आपको इंट्रिंसिक विस्कोसिटी का पता चल, मैं बता रही हूँ इंट्रिंसिक विस्कोसिटी के लिए जो आपने फर्स्ट जो इक्वेशन निकाली है, तो जैसे ही आपको इंट्रिंसिक विस्कोसिटी का पता चल जाता है, तब आप आसानी से क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इज फर्दर रिलेटेड टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पर आपको इस तरह से इक्वेशन दी गई है, दैट इज इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू KMA। तो ये क्या है, मार्क-होविंग इक्वेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में ही हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आपके पास विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकल कर आ जाएगा। तो M यहाँ पर क्या है, इज द विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट।
ठीक है, ये निकालेंगे हम यहाँ पर m निकाल रहे हैं, दैट इज विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो k और a क्या है आपके पास, मार्क हॉविंग कॉन्स्टेंट्स हैं, जो कि किसके कॉन्स्टेंट हैं, देयर इज अ स्पेसिफिक सेट ऑफ मार्क हॉविंग कांस्टेंट फॉर एवरी पॉलीमर सॉल्वेंट कॉम्बिनेशन। तो ये जो कांस्टेंट होते हैं पॉलीमर सॉल्वेंट कॉम्बिनेशन के, ये मार्क हॉविंग कांस्टेंट है और इनकी वैल्यूज आपके पास दी हुई होती है। ठीक है, मेंशन्ड वैल्यू होती है कि कौन सा वाला पॉलीमर है, कौन से वाला सॉल्वेंट है। तो वो वैल्यू को आप पुट कर दोगे इन कांस्टेंट की वैल्यू को। और ये जो ऊपर वाली क्वेश्चन है यहाँ पर लॉग ले लोगे, दोनों तरफ लॉग ले लिया आपने, इंक्रीजिंग विस्कोसिटी इज इक्वल टू लॉग k प्लस a लॉग m। तो आपको क्या निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, तो आप इसको लॉग m को इस तरफ लेके जाओगे तो ये आपका इस तरफ चला जाएगा, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर डिवाइडेड बाय a, दैट इज द कांस्टेंट है आपके पास a। और m इज इक्वल टू आपके पास जो m होगा इज इक्वल टू, क्योंकि आपने लॉग को इस तरफ कर दिया तो ये आपके पास एंटी लॉग हो गया, और यहाँ पर लॉग इंक्रीजिंग विस्कोसिटी माइनस लॉग k बाय a। तो इंक्रीजिंग विस्कोसिटी आपने यहाँ पर निकाल ली। ठीक है, जो आपने पीछे परफॉर्म करा एक्सपेरिमेंट, उससे आपको इंक्रीजिंग विस्कोसिटी मिल चुकी है, माइनस लॉग k और a। k और a आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू को आप पुट करोगे उस पॉलीमर सॉल्वेंट की, और आपके पास विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकल कर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस टेक केयर, गुड बाय।